नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप का दावा, जल्द खत्म हो सकता है ईरान युद्ध। ईरान को होर्मुज में माइंस बिछाने पर दी कड़ी चेतावनी। ईरान की अमेरिका इसराइल को वॉर ऑफ एट्रिशन की चेतावनी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई मामूली चोटिल पर एक्टिव, रिपोर्ट। ओमानी पोर्ट पर फ्यूल टैंक पर ड्रोन हमला, सरकारी मीडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध जल्द खत्म हो सकता है और यह उनके फैसले पर निर्भर करेगा कि इसे कब रोका जाए। एक्सियोस को दिए फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास अब हमला करने लायक ज्यादा सैन्य ताकत नहीं बची है। हालांकि मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है और हमले रुक नहीं रहे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम लगभग खत्म हो चुके हैं और उसकी मिसाइलें भी बहुत कम बची हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में माइंस बिछाने जैसी कोई कार्रवाई की तो उसे पहले कभी ना देखे गए स्तर की सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस बीच इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने कहा कि इसराइल और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि तेहरान समेत पूरे ईरान में हर दिन अलग अलग ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका और इसराइल के साथ लड़ाई जारी रहने पर एक लंबे वॉर ऑफ एट्रिशन की चेतावनी दी है। बता दें कि वॉर ऑफ एट्रिशन का मतलब ऐसी लंबी लड़ाई जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जैसे सैनिकों, हथियारों, पैसे या संसाधनों को खत्म करके। इसमें जल्दी जीत नहीं होती बल्कि समय के साथ दुश्मन को थकाकर हराने की रणनीति अपनाई जाती है। गार्ड्स के कमांडर इन चीफ के सलाहकार अली फदावी ने सरकारी टीवी को बताया कि उन्हें यानी दुश्मन को इस बात पर सोचना चाहिए कि वे एक लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में शामिल होंगे जो पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा और इसकी सभी मिलिट्री क्षमताएं खत्म होने की हद तक खत्म हो जाएंगी। एक ईरानी अधिकारी ने बुधवार को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि नए बने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई हल्के चोटिल हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन जारी है। अधिकारी ने यह नहीं बताया कि वह कब घायल हुए थे या नया लीडर बनने के बाद से उन्होंने पब्लिक के सामने कोई बयान क्यों नहीं दिया। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान से कहा है कि इराक को टारगेट करके किए गए हमले मंजूर नहीं हैं। प्रधानमंत्री के ऑफिस के एक बयान के मुताबिक उन्होंने पेजेश्कियान से कहा कि इन हमलों ने युद्ध खत्म करने और बातचीत पर लौटने की कोशिशों को कमजोर किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक उन कई देशों में से एक है जिन्हें ईरान ने अमेरिका और इसराइली हमलों के जवाब में टारगेट किया है। सरकारी मीडिया ने बताया कि ओमान के सलालाह पोर्ट पर ड्रोन ने फ्यूल टैंक पर हमला किया क्योंकि ईरान अमेरिका इसराइल हमलों के बदले में खाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। ओमान न्यूज एजेंसी ने कहा कि एक सिक्योरिटी सोर्स ने बताया कि कई ड्रोन मार गिराए गए जबकि कुछ सलालाह पोर्ट पर फ्यूल टैंक पर गिरे। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्राइवेट मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी वैनगार्ड टेक ने बताया कि पोर्ट के दक्षिणी हिस्से पर हमले के बाद ऑपरेशन रोक दिया गया है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। राहुल गांधी पर अमित शाह के हमले से हंगामा। लोकसभा में हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने स्पीकर के रवैये पर नाराजगी जताते हुए यह प्रस्ताव लाया था। बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसद में उपस्थिति को लेकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति 51%, 16वीं में 52% और 15वीं में 43% रही, जो सदन के औसत से कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कई अहम बहसों में हिस्सा नहीं लेते और यह दावा गलत है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। इस बयान पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसदों ने विरोध किया और अमित शाह माफी मांगो के नारे लगाए, जिससे सदन में भारी हंगामा हुआ और कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। शाह ने माइक्रोफोन बंद करने के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि ऐसा केवल नियम तोड़ने पर होता है और उन्होंने स्पीकर ओम बिरला की कार्यशैली की सराहना भी की। गैस की कमी से होटल और रेस्टोरेंट प्रभावित, लोग लाइनों में गैस सिलेंडर के लिए तरस रहे। मोदी बोले, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत। एलपीजी सिलेंडर की कमी पर सरकार बोली, घबराए नहीं। दुबई एयरपोर्ट के पास गिरे 2 ड्रोन, एक भारतीय समेत 4 लोग घायल। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में गैस शिपमेंट रुकने के कारण
भारत में एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं और लोगों को घरेलू सिलेंडर के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इसका असर होटल और रेस्टोरेंट पर भी पड़ा है, जहां कमर्शियल एलपीजी की कमी के कारण कुछ जगहों पर सेवाएं सीमित या बंद की जा रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की वकीलों की कैंटीन ने भी गैस की कमी के चलते मेन कोर्स खाना बंद करने का नोटिस जारी किया। इस बीच मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने प्राकृतिक गैस की सप्लाई को प्राथमिकता के आधार पर बांटने का आदेश दिया, जिसमें घरों, सीएनजी वाहनों और एलपीजी उत्पादन इकाइयों को पहले गैस दी जाएगी। वहीं नरेंद्र मोदी ने केरल में एक सभा में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत पर जोर दिया, जबकि कांग्रेस नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने गैस के संकट को लेकर सरकार की तैयारी पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने एक प्रेस ब्रीफिंग में भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और लोगों से गैर जरूरी बुकिंग से बचने की अपील की। अधिकारियों के अनुसार भारत को फिलहाल रोज करीब 55 लाख बैरल कच्चा तेल मिल रहा है, जो सामान्य समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाली मात्रा से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बावजूद भारत की तेल सप्लाई सुरक्षित है। हालांकि सप्लाई चेन पर दबाव के कारण 7 मार्च को एलपीजी की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी गई। घरेलू गैस को प्राथमिकता देने से कई शहरों में रेस्टोरेंट प्रभावित हुए हैं और कुछ जगहों पर सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 2800 से 3000 तक में बिकने की खबरें भी सामने आई हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और ऊर्जा संकट को लेकर भारत सरकार के कई मंत्रालयों ने बुधवार को संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग की। इस ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में हुए हमलों में 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति लापता है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं उस समय हुई जब भारतीय नागरिक मर्चेंट जहाज़ों पर सवार थे, जिन पर हमला किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र में कुछ भारतीय घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा दुबई में ड्रोन गिरने की घटना में भी एक भारतीय नागरिक घायल हुआ है, जो फिलहाल अधिकारियों के संपर्क में है और उसका इलाज जारी है। भारत सरकार प्रभावित भारतीयों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक तो ड्रोन गिरने से 4 लोग घायल हो गए हैं। दुबई मीडिया ऑफिस ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ऑफिस का कहना है कि इस घटना में एक भारतीय नागरिक को कुछ चोटें आई हैं। इसके अलावा घाना के 2 नागरिकों और एक बांग्लादेशी नागरिक को भी हल्की चोटें आई हैं। अधिकारियों के मुताबिक हवाई यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। इस बीच एयरपोर्ट पर मौजूद एक यात्री ने मीडिया को बताया कि यात्रियों से कांच की खिड़कियों से दूर रहने और अधिक सुरक्षित जगह पर रहने को कहा गया है। थाईलैंड की नेवी का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थाई झंडे वाले कार्गो जहाज पर हमला हुआ और जहाज के क्रू को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रॉयल थाई नेवी ने एक बयान में कहा कि जहाज पर 23 थाई क्रू मेंबर सवार थे। थाई अधिकारियों के मुताबिक ओमान की नौसेना ने 20 क्रू मेंबर को बचा लिया है और बाकी 3 को बचाने की प्रक्रिया जारी है। थाई नेवी का कहना है कि अधिकारियों को इस घटना की शुरुआती जानकारी लगभग 11 बजे मिली। हालांकि बयान में टाइम जोन का जिक्र नहीं किया गया। बयान में यह भी कहा गया कि यूएई में अबू धाबी के खलीफा पोर्ट से जहाज के रवाना होने के कुछ घंटे बाद हमला हुआ। अब तक यह जानकारी भी सामने नहीं आई है कि थाई कार्गो शिप पर हमला किसने किया। ईरान की अमेरिका इसराइल के बैंकों पर हमले की धमकी। आईडीएफ ने ईरान और बेरूत में नए बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए। ईरान ने इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी को बनाया निशाना। ईरान युद्ध पर अमेरिकी संसद की गोपनीय ब्रीफिंग से अमेरिका में मचा तहलका। अमेरिका ईरान वॉर जोन में फंसे नागरिकों पर पीएम मोदी का बयान। ईरान ने चेतावनी दी है कि वह क्षेत्र में अमेरिका और इसराइल से जुड़े आर्थिक और बैंकिंग ठिकानों को निशाना बनाएगा। तेहरान स्थित खत्म अल अनबिया मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर के एक प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फ़कारी ने 11 मार्च को कहा कि यह फैसला एक ईरानी बैंक पर हुए हमले के बाद लिया गया। सेमी ऑफिशियल मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार देश के बड़े सरकारी बैंकों में से एक बैंक सेपा से जुड़ी एक प्रशासनिक इमारत पर रात में हमला हुआ। ज़ोल्फ़कारी ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इसराइल ने यह हमला किया है और इसे गैर कानूनी कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद ईरान को अब क्षेत्र में अमेरिका और इसराइल से जुड़े आर्थिक केंद्रों और बैंकों को टारगेट करने की पूरी छूट मिल गई है। साथ ही उन्होंने लोगों को एहतियात के तौर पर बैंकों से कम 1000 मीटर दूर रहने की भी चेतावनी दी।
इस्राएली सेना ने कहा है कि उसने ईरान में बड़े पैमाने पर हमलों की नई लहर शुरू की है और लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना रही है। ईरान की आर्मी ने कहा कि उसने इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी हाइफा शहर में एक नेवल बेस और एक इसराइली रडार सिस्टम को निशाना बनाया है। आर्मी ने स्टेट टीवी पर ब्रॉडकास्ट किए गए एक बयान में कहा कि आज सुबह से इस्लामिक रिपब्लिक की आर्मी ने अमन नाम के इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के साथ साथ इसराइली मिलिट्री यूनिट 8200 ग्रीन पाइन रडार और हाइफा नेवल बेस पर सबमरीन हेडक्वार्टर बिल्डिंग को निशाना बनाया है। बयान में यह भी कहा गया कि हमले जारी हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।